सभी को नमस्कार। सोमवीर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि भारत में किस प्रकार से चुनाव होते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी कि चुनाव किस प्रकार से भारत में कराए जाते हैं, भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे नाम आपको टॉपिक ऊपर दिखाई दे रहा है, भारत में चुनाव प्रक्रिया, भारत में चुनाव कैसे होते हैं। यहाँ पर हमने अपने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शंस के बारे में, जिसमें हम चुनाव किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है भारत के लिए उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस कि भारत में चुनाव किन चरणों से होकर गुजरते हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर 16 पॉइंट्स में इस क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लास्ट में बताएंगे वो है यहाँ पर निष्कर्ष, कि निष्कर्ष रूप में आप क्या कह सकते हैं कि भारत में चुनाव जो हो रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। तो ये सब बातें आप यहाँ पर बताएंगे। अभी हम अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं वो यहाँ पर करते हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में। आप सभी जानते हैं भारत में चुनावों का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है। दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो भारत में ही है। यद्यपि जनसंख्या के अनुसार आप जानते हैं कि चाइना भारत से बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, चाइना में वहाँ पर एक दल की सरकार रहती है, उसी दल के जो व्यक्ति हैं वो निर्वाचित होते हैं, वहाँ पर चुनाव भी होते हैं, लेकिन मतदाताओं के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहते हैं। हम यहाँ पर भारत के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं और मतदाता अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर अपने जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करते हैं। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के चुनाव होते हैं। डायरेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो एमपी हैं, ये विशेषकर लोकसभा के हैं। एमएलए हैं, ये किसी राज्य की जो एसएलए होती है, राज्य विधानसभा होती है, उसके होते हैं। या हम यहाँ पर बात करें लोकल गवर्नमेंट हैं, स्थानीय स्वशासन की रिगार्डिंग है, जिसमें ग्राम पंचायत है और नगर पंचायतें हैं। तो ये जो चुनाव होते हैं ये यहाँ पर होते हैं डायरेक्ट। हम इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तो हमारे देश में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सदस्य, ये जो चुनाव यहाँ पर होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। पहले हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि आगे जाके यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन यहाँ पर करते हैं, उनका निर्वाचन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। अब भारत में चुनाव का बड़ा ज़्यादा महत्व है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे डायरेक्ट इलेक्शंस जो हो रहे हैं इनके रिगार्डिंग है, तो इनके संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। पहले कैसे यहाँ पर प्रोसेस पारित की जाएगी, बाद में कौन सी प्रोसेस यहाँ पर पारित की जाएगी, इनके बारे में। इसके साथ में एक जानकारी आप यहाँ पर जरूर रखें, भारत में एक प्रतिनिधि अधिनियम बना हुआ है 1951। 1951 में यहाँ पर निर्वाचन जो भारत में होंगे उस प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब भी भारतीय चुनाव प्रणाली में कोई नई व्यवस्था जोड़ी जाती है तो वहाँ पर संशोधन जो किया जाता है 1951 का जो जनप्रतिनिधि एक्ट था उसमें संशोधन किया जाता है। चाहे यहाँ पर हमने ईवीएम को शामिल किया हो या हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसको हमने यहाँ पर शामिल किया हो या यहाँ पर वोटर कार्ड है उसको शामिल किया हो, तो ये सब बातें हैं आप यहाँ पर प्रस्तावना में बताएंगे कि कैसे यहाँ पर चुनाव होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार से है। और ये जो अधिनियम है इसमें निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से चुनावों का संचालन किया जाता है।
तो मैंने यहाँ पर शुरू में ही आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 16 स्टेप्स हैं इसके लिए रखे हैं और उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर होता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन से पूर्व यहाँ पर जो पहला कार्य किया जाता है वो किया जाता है डेलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो भी चुनाव क्षेत्र हैं उनका परिसीमन किया जाता है। डेलिमिटेशंस का अर्थ यहाँ पर होता है परिसीमन। जो भी चुनाव क्षेत्र है, सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये कोई चुनाव क्षेत्र हैं, यहाँ 1, 2, 3 और 4, ये 4 चुनाव क्षेत्र हैं। अब जब परिसीमन होगा तो परिसीमन ऐसा भी कर सकता है कि ये जो एक यहाँ पर एक जो दिखाई दे रहा है इसके चुनाव क्षेत्र को बढ़ा सकता है। जैसे ये ऐसे भी कर सकता है कि एक का जो एरिया होगा वो इस प्रकार से होगा। तो अभी आपने देखा एक का एरिया यहाँ पर बढ़ा दिया गया, 2 का, 3 का और 4 का यहाँ पर घटा दिए गए। तो ये जो व्यवस्था होती है इसी को ही हम यहाँ पर परिसीमन का नाम दिया जाता है कि चुनाव क्षेत्रों को किस डिस्ट्रिक्ट को, किस तहसील को, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में जोड़ा जाए। यहाँ पर हम एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के बारे में। किस डिस्ट्रिक्ट, किस तहसील को किसके साथ में जोड़ा जाए इसका निर्धारण यहाँ पर डेलिमिटेशंस जो आयोग होता है वो होता है। अब डेलिमिटेशंस जो आयोग होता है इसमें 2 तो यहाँ पर होते हैं जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश हो सकते हैं या यहाँ पर रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं। यहाँ पर +1 जो होता है वो यहाँ पर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसे आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्र हैं। तो इनके लिए यहाँ पर ये 3 सदस्यीय आयोग की व्यवस्था की जाती है जो चुनाव क्षेत्रों का डेलिमिटेशंस करता है, परिसीमन करता है। और ये कब करता है? जब भी कोई जनगणना होती है, जैसे ही जनगणना होगी उस जनगणना के तुरंत बाद यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपने साथ में 2 अन्य न्यायाधीशों को लेकर एक आयोग यहाँ पर गठित कर दिया जाता है और उसके बाद में फिर ये चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन यहाँ पर किया जाता है। परिसीमन होता है ये, ठीक है, किस प्रकार से कौन से चुनाव क्षेत्र को किसके साथ में जोड़ा जाएगा इसका निर्धारण यहाँ पर ये जो आयोग होता है ये करता है। इसके साथ में जब किसी राज्य में ऐसा किया जाता है तो सपोज कीजिएगा हम यहाँ पर हरियाणा के बारे में ही बात करें तो हरियाणा में एमपी के लिए जो सीटें हैं लोकसभा में वे 10 हैं। जनगणना पूरी होने के बाद ये 3 सदस्यीय जो आयोग है ये अपना कार्य शुरू करेगा। मान लीजिएगा हरियाणा में ये कार्य जब करेगा तो जनगणना के तुरंत बाद ये अपना कार्य करेगा। फिर ये हो सकता है कि अभी जो प्रत्येक यहाँ पर 10 जो एमपी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वहाँ पर आप देखते हैं कि ये हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखते हैं कि किसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट जुड़ी हुई है, किसमें कौन सी तहसील जुड़ी हुई है। और यदि ये आयोग चाहे तो उन डिस्ट्रिक्ट को किसी दूसरे एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चुनाव क्षेत्र है, उसके साथ में जोड़ सकता है। अभी वो किसी के साथ है, उसके बाद में जैसे ही ये परिसीमन करेंगे तो उसको किसी दूसरे के साथ में जोड़ सकता है। तो ये इसके पास में विशिष्ट अधिकार है। और जब ये हरियाणा के में यहाँ पर परिसीमन करेंगे तो हरियाणा सरकार से भी ये 2 से लेकर 7 जो सहायक अधिकारी हैं वो अपने पास उनको ले सकता है कि आप हमारा इसमें सहयोग करेंगे। तो 3 तो ये हो गए। इनके साथ में जब यदि राज्य के लिए कोई विशिष्ट कार्य किया जाता है तो राज्य सरकार है उनको 2 से लेकर 7 जो एम्प्लॉई होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं इस आयोग को। फिर ये अपना कार्य यहाँ पर करता है। डेलिमिटेशंस का वर्क पूरा होने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्य होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जैसे ही मालूम होता है कि इलेक्शन अभी संभावित होने वाले हैं तो उससे पूर्व, चुनाव से पूर्व यहाँ पर मतदाता जो चुनाव सूची है उसको तैयार कर लिया जाता है। और इसमें जो तैयार करने का जो कार्य होता है वो BLO का होता है। ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये BLOs जो होते हैं ये यहाँ पर विशेषकर कार्य करते हैं।
और इसमें ये होता है कि एक तो न्यू वोटर्स, नए जो मतदाता हैं उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। जो ओल्ड वोटर्स हैं और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको यहाँ से उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। इनको जोड़ दिया जाता है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। इसके साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति अपना जो नाम है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थानांतरित करते हैं, वो दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र, अभी वोटर किसी एरिया में रह रहा था, उसके बाद में फिर वो दूसरे एरिया में आ जाता है। जैसे विशेषकर हम बात करें, जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो दूसरे स्थान पर वहाँ पर आ जाती है। फिर वहाँ पर क्या होता है कि नया वोटिंग कार्ड वहाँ पर बनवाया जाता है, तो यहाँ पर वो जो वोटिंग है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। यद्यपि दूसरे केस में भी हो सकता है, यदि कोई लड़का उस लड़की के घर पर रहने लग जाता है तो वहाँ पर भी वो लड़का है अपने वहाँ पर वोटिंग कार्ड वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बनवा सकता है। तो वो जो पहले वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाएगा और नई वाले में उसका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो इनके लिए फॉर्म बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर 6 फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पर 8 फॉर्म बना हुआ है, 6A फॉर्म बने हुए हैं। जो फॉर्म हैं जिनके माध्यम से जो मतदाता हैं वो नए मतदाता इससे जुड़ सकते हैं और जो अपना स्थानांतर करवाना चाहते हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ में कोई अपने नाम में शुद्धि करवाना चाहें तो वो भी इन फॉर्म्स के माध्यम से करवा सकते हैं। यहाँ पर भारत में वोटर की जो एज है वो यहाँ पर 18 वर्ष की गई है और ये जो 18 वर्ष है ये यहाँ पर 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से की गई थी और ये 1989 में प्रस्तुत किया गया था। 1989 में भारतीयों की जो वोट डालने की आयु थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई कि 18 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है या इससे ऊपर है वो अपना मतदान पत्र है वो बनवा सकता है, इस इलेक्टोरल रोल में शामिल हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो यहाँ पर आता है अनाउंसमेंट ऑफ डेट्स। जैसे ऊपर के पॉइंट्स को एक बार आप समझिएगा कि हमने इस प्रकार से ये जो इंडिया था इसका डेलिमिटेशंस कर दिया। सपोज कीजिएगा हम लोकसभा के चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पर हमने भारत है, भारत को लोकसभा में सीटें आप जानते हैं वर्तमान समय में कितने हैं, 543। भारत को 543 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सपोज कीजिएगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर फिर हमने जो वर्क किया ये वाला प्रिपरेशन ऑफ वोटर्स, मतदाता हैं उनकी सूची हमने अपडेट कर ली कि कौन नए मतदाता जुड़े हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं वोटर्स उनको हमने उस वोटिंग लिस्ट से हटा दिया। ये कार्य होने के पश्चात यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करता है। जैसे अभी हम बात करें जो 17वीं लोकसभा की इलेक्शन हुए थे तो इनके लिए यहाँ पर डेट्स निर्धारित कर दी गई थी, जो 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में यहाँ पर 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हुए थे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर है वो चुनाव की डेट डिक्लेयर करता है कि इस दौरान इस डेट्स को यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ था उसके साथ में यहाँ पर पांडिचेरी है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए थे। तो उनके लिए भी निर्वाचन आयोग ने डेट्स डिक्लेयर की थी कि ये जो तिथि हैं इन तिथियों में यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो डेट निर्धारित करता है कि इस तिथि को यहाँ पर इन राज्यों में यहाँ पर इतने चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे चरण का यहाँ पर अर्थ होता है कि किस किस तिथि को यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे ये चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाता है, डिक्लेरेशंस के बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, उसी डेट्स में ही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है कि कोई भी लोकसभा का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर एक फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर्म, उस व्यक्ति को इस प्रकार से जो नॉमिनेशंस फॉर्म होता है जिसमें उसका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, उसका जो रेजिडेंस है वो मैरिड है या अनमैरिड है, इनके बारे में उसको जानकारी देनी पड़ती है। इसके साथ में उस पर
केस जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। ये नॉमिनेशन फॉर्म होता है जिसमें उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर वो शादीशुदा है या नहीं है, उसका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके बारे में उसको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ती है। उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के कोई केस दर्ज है या नहीं है, इनके बारे में उनको यहाँ पर जानकारी देनी पड़ती है। और यहीं पर ही फिर जैसे कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उस व्यक्ति को जमानत राशि भी जमा करानी पड़ती है। ये फॉर्म वो पहले फिलअप कर लेता है, जो भी उसके सहयोगी हैं उनके सहयोग के माध्यम से, या वो खुद भी भर सकता है। उसके बाद में फिर जब ये फॉर्म जमा कराने जाएगा, जैसे लोकसभा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर कोई एमपी बनना चाहता है तो उसको यहाँ पर फिर एक जमानत राशि भी जमा करानी पड़ती है, जो यहाँ पर 25,000 रुपये निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के लिए। यदि हम यहाँ पर बात करें SC ST के लिए, लोकसभा में ये जमानत राशि जो निर्धारित की गई है वो यहाँ पर 10,000 निर्धारित की गई है। 10,000 रुपये भर के यहाँ पर SC ST है वो लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 25,000 रुपये भर के सामान्य वर्ग हैं वो यहाँ पर लोकसभा में अपना नामांकन है वो भर सकते हैं। तो ये फ़ीस है, ये बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति डेली वेजेस पर कार्य करता है, कोई अपने दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके लिए तो ये बड़ा एक भयंकर सिचुएशंस हो जाती है कि 25,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, उसका अरेंजमेंट कहाँ से करें। उसको तो अपना पेट पालने के लिए ही डे टू डे वर्क करना पड़ता है। तो यद्यपि फिर भी ये एक वर्क है, यहाँ पर इस वर्क को पूरा करना पड़ता है। ये चुनावी कमियाँ हो सकती है, इसको आप गिना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वर्क है। तो ये जमानत के रूप में उसको इतना रुपए जमा कराने पड़ते हैं। और यदि वो वोटिंग जब होती है, टोटल जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग में 1/6 मतदान प्राप्त कर लेता है, तो उसने जो भी जमानत यहाँ पर जमा की थी 25,000 या 10,000, तो उसको रिटर्न्स कर दी जाती है। तो इसमें ये 1/6 का अर्थ यहाँ पर ये है, जैसे सपोज कीजिएगा किसी एरिया में केवल 600 ही वोट थे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/6 क्या हो गया, 100। यदि वह व्यक्ति 100 मतदान प्राप्त कर लेता है, 100 वोट्स प्राप्त कर लेता है, तो उसके 10,000 या 25,000 रुपये उसको रिटर्न्स कर दिए जाएंगे। इसके साथ में यदि हम SLA के बारे में बात करें, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर जो MLA बनते हैं उनके लिए यहाँ पर 12,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं सामान्य वर्ग के लिए। SC ST के लिए हम यहाँ पर बात करें तो ये 5,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं सिक्योरिटी मनी के रूप में। ये जमानत राशि उनको जमा करानी पड़ती है। यहाँ पर भी यही है कि 1/6 यदि वोटिंग प्राप्त कर लेते हैं तो उनको ये जमानत राशि वापस कर दी जाती है। उसके बाद में फिर यहाँ पर होता है स्क्रूटनी एंड ऑब्जेक्शंस, उनकी जांच की जाती है। जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो वहाँ पर DC विशेष रूप में कार्य करता है, DM वहाँ पर जो कार्य करते हैं वो यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर बारीकी से जांच की जाती है, रिटर्निंग ऑफिसर जो भी बनाए जाते हैं तो वहाँ इनकी बारीकी से जांच की जाती है। जो भी नॉमिनेशंस जो फॉर्म था जो भरा गया था, इसका यहाँ पर बारीकी से जांच की जाती है कि इसने अपना नाम है, फादर नेम है, या उसने अपनी चल अचल संपत्ति है वो ठीक भरी है या नहीं भरी है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस थे उनकी जानकारी दी है या नहीं दी है, इसकी यहाँ पर बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है। यहाँ पर जो जांच करने वाले अधिकारी को लगता है कि संबंधित व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं, तो यहाँ पर वह अधिकारी उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है वो उस फॉर्म को ऑब्जेक्ट कर सकता है, वहाँ पर उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उसको रद्द कर सकता है। इसके साथ में अन्य जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हैं वो भी किसी दूसरे उम्मीदवार के जो उसने नामांकन पेपर भरा है उसके बारे में ऑब्जेक्शंस दर्ज करा सकते हैं कि इस उम्मीदवार ने ये डिटेल्स जो भरी हैं ये अनुचित भरी हैं, ये उपयुक्त रूप से नहीं है और इसने वास्तविकता को यहाँ पर छिपाया है। जैसे सपोज कीजिएगा किसी पर कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ था और उसने उस क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी, तो यहाँ पर ये जो अधिकारी होता है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है कि आपने ऐसी, आपके ऊपर FIR दर्ज थी, आपने इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी। ये जो फोरम होता है ये अपडेट्स होता रहता है, इसमें नई नई जो बातें हैं वो इसमें इंक्लूड की जाती है और उसी फोरम को फिर वो जो भी व्यक्ति यहाँ पर
चुनावी उम्मीदवार बनना चाहता है उसको ये फॉर्म अपने हिसाब से यहाँ पर भरना पड़ता है। जांच की जाती है, ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। सपोज कीजिएगा यहाँ पर जो अधिकारी था उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया और ये कोई कैंडिडेट था, उसको लगता है कि उस अधिकारी ने, जो भी जांच करने वाला था, उसने इस पर गलत ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो ये जो कैंडिडेट है ये यहाँ पर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है कि इस अधिकारी ने इसका जो फॉर्म है बिना किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो ये व्यक्ति है, जो कैंडिडेट्स है, ये हाई कोर्ट में भी अपने इस रिजेक्ट फॉर्म को सही कराने के लिए जा सकते। नेक्स्ट है वो है विदड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस फॉर्म। किसी भी व्यक्ति ने अपना नामांकन पेपर भर दिया है, उसकी जांच पड़ताल भी हो गई है, फिर यहाँ पर इलेक्शन डेट्स में ये डिक्लेयर किया जाता है। किसी व्यक्ति का शुरू में तो प्लान था कि इलेक्शन लड़ना है, फिर उसने बाद में देखा कि नहीं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो वह व्यक्ति अपना जो नाम है, अपना जो नेम है, उसको वापस ले सकता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब वो अपना नाम वापस लेता है तो उसने जो भी सिक्योरिटी मनी, जो जमानत राशि जमा की थी, वो उसको रिटर्न्स कर दी जाती है। लोकसभा में है तो उसको 25,000 या 10,000, और यहाँ पर राज्य विधानसभाओं में है तो उनको यहाँ पर 12,500 या 5,000 रुपये उनको रिटर्न्स कर दिए जाते हैं। जिस दौरान उसने जो फीस भरी थी वो उसको रिटर्न्स कर दी जाती है। तो विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस फॉर्म है, ये संबंधित जो कोई उम्मीदवार है उसको लगता है कि उसको इलेक्शन नहीं लड़ना है तो अपना नाम है वो वापस ले सकता है। इसके लिए भी डेट निर्धारित की गई है कि इस डेट को ही वह अपना नाम वापस ले सकता है। जब कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेता है तो उसके बाद में उस एरिया में वहाँ पर कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको यहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है। कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी लिस्ट को यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया जाता है, और ये जो लिस्ट होती है इसमें नाम दे दी जाते हैं 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, और उनकी पार्टी का नाम, ये उनको वहाँ पर एक डिस्क्लोज कर दिया जाता है कि ये उम्मीदवार हैं, ये इलेक्शन में खड़े होंगे। तो उस लिस्ट को यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है। इसी में ही ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे कि गिव इलेक्शन सिंबल, कि जो भी निर्वाचन अधिकारी होता है वो वहाँ पर जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके लिए इलेक्शन सिंबल भी वितरण का कार्य किया जाता है। जैसे ये लिस्ट आएगी तो उसमें उनका नाम भी रहता है, साथ में यहाँ पर उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो भी यहाँ पर इस लिस्ट में इंक्लूड रहता है। अब एक जानकारी तो आप रखती होंगी कि जो भी नेशनल पार्टी हैं और स्टेट पार्टी हैं उनके तो जो चुनाव चिन्ह है वो निर्धारित रहती हैं कि वही चुनाव चिन्ह है, उसी पर ही वो चुनाव लड़ते रहते हैं। परंतु यहाँ पर हम बात करें, यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके बारे में फिर यहाँ पर उसका चुनाव चिन्ह का वितरण है वो कर दिया जाता है। इलेक्शन सिंबल है वो वितरित करना, ये भी यहाँ पर चुनाव जो आयोग है, चुनाव जो अधिकारी होते हैं उनका यहाँ पर कार्य होता है। जैसे पॉइंट नंबर 8 में आपको बताया गया था कि जैसे ही इलेक्शन सिंबल दे दिए जाते हैं कि इस प्रकार से उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर वहाँ पर इलेक्शन सिंबल मिल जाते हैं, उनके नाम की लिस्ट आ जाती है और व्यक्तियों को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इलेक्शन में खड़े हैं। उनके नाम की लिस्ट मतदाताओं को भी यहाँ पर मालूम हो जाता है कि ये उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं उनके एरिया से। तो फिर वो जो भी चुनावी उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, फिर वे अपना कार्य शुरू करते हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार से। और चुनाव प्रचार है उसके लिए वो अलग अलग मीडियम्स अपना सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित दूरदर्शन है, रेडियो है, उन पर भी वो उनको एक टाइम दिया जाता है प्रॉपर कि इस टाइम पर आप अपने पार्टी के जो विचार हैं वो वहाँ पर आप रख सकते हैं, अभिव्यक्त यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि जो जनता है उसको यहाँ पर जानकारी मिल जाए। इसके साथ में वो रैलियाँ हैं इत्यादि आयोजित करते हैं। अभी आपने कुछ समय पहले ही जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, पांडिचेरी है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा किस प्रकार से चुनाव प्रचार यहाँ किया जा रहा। और एक पॉइंट आपने यहाँ पर और भी देखा होगा कि कोरोना काल जो महामारी अभी चली हुई है, इसमें आपने देखा कि एक साइड में तो यहाँ पर लोग मर रहे हैं, दूसरी साइड में यहाँ पर रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये नागरिकों के लिए बड़ी एक विडंबना थी, और हमारे देश के नेता हैं
उनके लिए भी एक विडंबना थी। उनको केवल अपनी रैलियों का महत्व ज़्यादा दिखाई दिया कि रैलियाँ होना ज़रूरी है। यहाँ पर किसी व्यक्ति को कोई कोरोना हो जाता है, उनको यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया। लोग मर रहे थे, साथ में रैलियाँ भी हो रही थी। तो इसके लिए फिर यहाँ पर जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने तो निर्वाचन आयोग से ये भी कह दिया था कि क्यों ना आप पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, ये इतने जो लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, और आपने इन रैलियों पर कोई बैन नहीं लगाया। यद्यपि निर्वाचन आयोग है उसने इसके लिए यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल है वो निर्धारित किया हुआ था कि इस प्रकार से आप यदि रैली करते हैं तो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो आप बनाए रखेंगे, मास्क आप ज़रूर पहनेंगे, आपकी जो गाड़ियां होंगी वो उनका डिस्टेंस इस प्रकार से होगा। बावजूद उसके आपने चुनाव में देखा ही होगा इन रैलियों में किस प्रकार से उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आपने मीडिया में ये ऐसी बातें बहुत सी देखी होंगी। और इससे भी फिर मैंने आपको बताया ही है कि हाईकोर्ट ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया कि क्यों ना चुनाव आयोग पर ही मर्डर के चार्ज के अंतर्गत वहाँ पर उस पर एफआईआर की जाए। आपके लिए भी एक संदेश है कि आप निश्चित रूप में आपको जब ज़्यादा ही कोई ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मास्क है उसका यूज करें जैसा गवर्नमेंट ने यहाँ पर निर्धारित किया हुआ है। साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार में आपके हाथ हैं उनको ज़रूर धोएं। तो ये आपको एक छोटा सा संदेश था। फिर हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं। उसमें यही है कि इलेक्शन कैंपेन है वो प्रत्येक राजनीतिक दल है अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार यहाँ पर करते हैं, लोगों से पर्सनल कांटेक्ट भी करते हैं। ये जो चुनाव प्रचार है ये वोटिंग होने से ठीक 48 घंटे पहले वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। कोई चुनाव प्रचार 48 घंटे जैसे ही वोटिंग होती है उससे पहले बंद कर दिया जाता है। इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में है अरेंजमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स। जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पर जो डीसी होता है उस दौरान उसको पावर्स मिली होती है, वही उनको यहाँ पर डील करता है। जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर डीसी के माध्यम से की जाती है। और ये जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं ये वोटिंग से एक दिन पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा वोटिंग होनी है यहाँ पर 17 मई को, तो ये जो ऑफिसर्स हैं ये 16 मई को पहुँच जाएंगे। तो पोलिंग बूथ्स हैं और ऑफिसर्स हैं, इसकी व्यवस्था करने का जो अधिकार है वो यहाँ पर जो डीसी होता है उसको ये दिया गया है। और ये कर्मचारी हैं एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो वोटिंग होती है उसका अरेंजमेंट ये अधिकारी करते हैं। उनके पास में ईवीएम मशीन होती है और ये उनके संरक्षण में ही रहती है। इसके बाद में है कास्टिंग ऑफ वोट। जो भी ये पोलिंग ऑफिसर्स थे ये जैसे ही मॉर्निंग टाइम होती है तो अपनी जो ईवीएम मशीन है, इस प्रकार से ये ईवीएम मशीन आपने देखा ही होगा, इसमें कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम मशीन है और यहाँ पर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, ये यहाँ पर रहता है। इसकी व्यवस्था यहाँ पर जो भी पोलिंग ऑफिसर्स है वो कर लेता है। तो ये व्यवस्था करने के बाद में अब यहाँ पर वोटर क्या करते हैं, कास्टिंग ऑफ वोट्स। वोटर हैं वो वोट डालने जाते हैं। अब यहाँ पर वोटर्स जब वोट डालने जाएंगे तो वो जैसे ही इस बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये जो ईवीएम का है, इस ईवीएम के बटन पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो उनको यहाँ पर एक वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल है, इसमें आपको दिखाई देगा कि उस व्यक्ति कि आपने किसको वोट दिया है। ये केवल आपको ही मालूम होता है, बाकी किसी को मालूम नहीं होता है। ये जो मतदान होता है ये यहाँ पर गुप्त मतदान होता है, केवल आपको मालूम होता है। इस प्रकार से ये पर्दा लगा रहता है जिसमें केवल आपको ही मालूम होता है कि आपने किसको वोट दिया है। कुछ सेकंड के लिए ये यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपने किसको वोट दिया है। उसके बाद में ये पर्ची है ये वहाँ पर डंप, इस जो भी PAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है इसमें ये डंप हो जाती है, उसमें चली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीपोल। जब वोटिंग हो जाती है तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचन आयोग के पास में शिकायतें जाती रहती है कि ईवीएम है उसने ठीक वर्क नहीं किया, या वहाँ पर कोई ऐसी असंवेदनशील घटनाएं हो गई, या वहाँ पर वोटर्स को वोट ही डालने नहीं दिया गया। तो ऐसे समय में उस चुनाव क्षेत्र पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। और जैसे ही ये रीपोलिंग हो जाती है और जो सामान्य मतदान हो रहे थे ये सारे हो जाते हैं, उसके बाद में फिर होती है काउंटिंग ऑफ वोट्स। यदि गांव में सरपंची के इलेक्शन है तो जैसे ही चुनाव समाप्त होता है उसके तुरंत बाद वहाँ पर रिजल्ट
डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। परंतु यदि हम यहाँ पर बात करें लोकसभा और किसी राज्य में जो एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं उनके बारे में, तो यहाँ पर एक डेट्स निर्धारित की जाती है कि उस डेट को यहाँ पर चुनाव हैं उनके परिणाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। जैसे हम 17वीं लोकसभा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अंतिम जो इलेक्शन हुए थे वो 19 जो मई थी उसको इलेक्शन हुए थे, लास्ट जो चरण था। 23 मई को यहाँ पर चुनावों का परिणाम घोषित कर दिया गया था। वोट है, वोट की काउंटिंग यहाँ पर की जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पर रहता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही वो वोट की काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद में फिर यहाँ पर रिजल्ट है उसको डिक्लेयर भी कर देता है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काउंटिंग करेंगे, केवल काउंटिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उसके बाद में फिर वो रिजल्ट भी डिक्लेयर करते हैं। और रिजल्ट डिक्लेयर किस आधार पर करेंगे? हमारे देश में एक व्यवस्था बनी हुई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये व्यवस्था बनी हुई है। और इसमें ये होता है कि जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलेंगे, वोट वहाँ पर उसको मिलेंगे, उसी को ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। परसेंटेज नहीं देखा जाता है कि उसने कितने परसेंटेज वोटिंग प्राप्त की, नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। केवल ये देखा जाएगा कि उसके साथ में जो चुनावी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे उनमें सबसे ज़्यादा मतदान किसने प्राप्त किया, उसी को विजेता घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये उम्मीदवार विजेता हो गया है। पॉइंट नंबर 15, सबमिशंस ऑफ, इसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, सबमिट एक्सपेंडिचर्स रिपोर्ट्स। कि जो भी एमएलए इलेक्शन में खड़े थे, जैसे एमएलए हैं उनके लिए यहाँ पर 28 लाख निर्धारित कर रखे हैं। छोटे राज्यों में ये और भी कम है। एमपी के बारे में हम बात करें लोकसभा में, तो यहाँ पर लोकसभा के एमपी के लिए जो निर्धारित किया हुआ है वो यहाँ पर 70 लाख रुपए निर्धारित किए हुए हैं। 70 लाख रुपए से ज़्यादा ये खर्च नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप जानते ही हैं एक तथ्य कि जो चुनावी एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यदि कोई चुनावी उम्मीदवार इस 70 लाख से ज़्यादा खर्च करता है तो उस पर कोई स्पेशल रूप से दंडात्मक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। हो सकता है यदि वो चुनाव जीत भी गया है तो उसको रद्द भी कर दिया जाएगा, यदि उसने निर्धारित एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा उसने धन खर्च किया है। ये रिपोर्ट है चुनाव समाप्त होने के 45 दिन के अंदर निर्वाचन जो आयोग है उसके पास में सबमिट करानी पड़ती है कि इस प्रकार से उसने ये खर्चा यहाँ पर किया है। उसकी रिपोर्ट्स बनाकर उसको सौंपनी पड़ती है निर्वाचन अधिकारी के पास में, निर्वाचन जो आयोग है उसके पास में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्शन पिटीशंस। यदि हारने वाले उम्मीदवार को ये लगता है कि जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उसने गलत तरीकों का प्रयोग करके, अनुचित साधनों का प्रयोग करके चुनावों को जीता है, तो हारने वाला जो उम्मीदवार है वह यहाँ पर हाई कोर्ट में, जो भी हाई कोर्ट है उसमें अपनी अपील डाल सकता है, इलेक्शन पिटीशन डाल सकता है कि इस व्यक्ति ने चुनाव में अनियमित साधनों का प्रयोग करके इसने चुनावों को जीता है। तो ये हमने बात की यहाँ पर कि भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं। लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे और वो है निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष रूप में आप बताएंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर चुनाव है चरणबद्ध तरीके से किए जाते हैं। 1951-52 से लेकर वर्तमान समय तक भारत में जो भी चुनाव हुए हैं वे यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शांतिपूर्ण यहाँ पर हुए हैं। और यहाँ पर जो सत्ता है, जो पावर है, उसका जो ट्रांसफ़र है ये भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। जैसे सपोज कीजिएगा एक प्रधानमंत्री था, उसके बाद में दूसरा प्रधानमंत्री यहाँ पर आता है तो शांतिपूर्ण वहाँ पर प्रधानमंत्री अपने पद पर पहुँच जाता है। संविधान के अनुसार है कि जैसे इलेक्शन होते हैं उनका परिणाम घोषित किया जाता है, उसके बाद में वहाँ पर प्रधानमंत्री है वो अपना पद संभाल लेता है। उसके मंत्रिपरिषद वो अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लेता है, राष्ट्रपति से उनको नियुक्त करवा लेता है। आज हमने बात की भारत में चुनाव है वो किस प्रकार से होते हैं। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।